क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन 2 1 2 3 4 5। कौन कौन? सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान उसका पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें परमाणु क्रमांक, तब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। वाले है ना। तब हम लोग पढ़ेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ठीक है ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे, चलो इतना तो मुख्य रूप से हम लोग आज पढ़ना ही करेंगे। ठीक है, चलो इतना पहले पढ़ते हैं हम लोग। 1 घंटा तक मैंने पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें और रीड कर लो। मूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मूल कैसे निकालेंगे, 6 को आपको हेडिंग। ठीक है, तो पहले कुछ बात बता दें कि कैसे कैसे आप बताएंगे इसमें। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत माने कल हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए अपना नियम दिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, मानो उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि एक ही तत्व के जितने परमाणु होते हैं सब समान होते हैं। और कहते हैं कि परमाणुओं का जो रासायनिक गुण होता है एक समान होता है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये भी कहते हैं कि परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये सब आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हो जाता है। परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाएगा तो परमाणु क्रमांक आप कहेंगे किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो पहले लिखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो, डाल्टन ने यह सिद्धांत सन 1808 ईस्वी में दिया था। सन 1808 ईस्वी में दिया था, जून में लिखी थी। अच्छा, जितना लिखोगे ना सब याद कर लेना। आपको ये कहोगे बहुत अच्छा टाइम रहेगा, 3 बजे आ गए तो 3:30 बजे आते हैं, फिर छूट जाता आप लोग। चलो, ये कम से कम 5 सिद्धांत इसके बारे में लिख लेना। ठीक है, अच्छा 5 लिख लो। पहला लिखना है कि वो कहे थे ना कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है। पहला तो यही सिद्धांत था, परमाणु को माने अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आज याद कर लेना है सब, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वो कहे थे, अगर भी कहे थे कि परमाणु के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान होते हैं। चलो, परमाणु लिख लेना। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं।
पतला कहते हैं परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, याद करो पूरा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, तो आप कहेंगे सन 1860 में दिया था। और वो कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं अविभाज्य होते हैं, माने जो परमाणु होते हैं हम उसको कई भागों में नहीं बांट सकते हैं। ऐसा डाल्टन ने कहा था कि अगर एक परमाणु लें तो उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये कहते हैं जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन कथन गलत था, लेकिन फिर भी जो अपना नियम दिए उसके हिसाब से परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा कहते हैं कि परमाणु के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जो परमाणु होते हैं परमाणु के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। चौथा कहते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। माने एक कोई तत्व होगा जैसे हाइड्रोजन हुआ तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे सब एक समान होते हैं। ये डाल्टन ने कहा था। और परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा था। ठीक है। और हमारे पास आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक और छोटा सा हेडिंग है ये, और आपको कह देना है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, लिख लो। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुछ आपके सामने उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ कि आप इसको देख करके बता देंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1H1, मान लो 2He4, 3Li7, 4B9, 5B10, 6 कार्बन 12, मान लो 6 कार्बन 13 में परमाणु क्रमांक बताइए। परमाणु क्रमांक बताइए। क्या बता सकते हैं परमाणु क्रमांक कितना होगा? ये जितना नीचे वाला देख रहे हो, ये एक देख रहे हो ना, ये भी परमाणु क्रमांक है। दो भी देख रहे हो। देखो जब भी परमाणु क्रमांक बताना होगा तो नीचे वाला हिस्सा देखना। माने आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होंगे, अगर ये 1H1 है तो नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। ऊपर वाला को परमाणु भार कहो या द्रव्यमान संख्या कहो, बात ही होगा। तो इसकी परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगी। यहाँ भी 2 देख रहे हैं तो परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार है। ये हीलियम तत्व है तो इसकी परमाणु क्रमांक आप 2 लिखेंगे। समझ आ रहा है? ये 3 है तो इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होगी? 3। और इसका परमाणु क्रमांक 4, और ये 5 है, और ये 6 है, और ये भी 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये जो तत्व आप देख रहे हैं 1H1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, तो कहेंगे सर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगा। जितना माने परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या भी होता है। यहाँ भी वही हाल है। परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगा। यहाँ भी परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 3। परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, प्रोटॉनों की संख्या 4। परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, प्रोटॉनों की संख्या 5। यहाँ भी बात समझ में आई? हाँ क्या था बताओ तो देखें। और
तो अगर मान लो, चलो लिख लो पहले, इसमें अगर पहला 1H1 में अगर हम परमाणु क्रमांक पूछे तो कितना कहिएगा, 1 कहिएंगे। और इलेक्ट्रॉनों को देखो ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी 1 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। देखो ये कंपटीशन लेवल पर ऐसे पूछा जाता है, ये आपके तत्व दे देगा और कहेगा इसमें परमाणु, थोड़ा सा यहाँ पर परमाणु छोड़ गया, कि कहेगा परमाणु क्रमांक बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बता देंगे। फिर इसको लिख सकते हैं 2H के ऊपर 4 लिख लो। यहाँ से अगर परमाणु क्रमांक पूछा तो परमाणु क्रमांक में कितना लिख देना है, 2 लिख देना है। 2 है ना ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन। देखो ई पर माइनस मत लिखना, छोड़िए, ई पर माइनस लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, चलो तभी सही होगा। नहीं तो खाली ई लिख देंगे ना, तो अगर केवल ई लिख देंगे तो उसको आवेश कहा जाता है। 10 को माइनस नहीं होता, इसलिए हमेशा ई के ऊपर माइनस लिखना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें 2 ही तो होगा, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 2। इसको भी लिख लो 3 लिथियम कितना, 7। और आओ इसकी परमाणु क्रमांक कितनी, अच्छा परमाणु क्रमांक को एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, Z से, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक भी 3 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगा, कामा का मतलब अलग अलग है, प्रोटॉनों की संख्या भी 3 होगा। ऐसा हो जाएगा, लिख लेंगे सब, समझ में आ रहा कि नहीं। इसमें तो परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4, प्रोटॉनों की संख्या भी 4 हो जाएगा। तो नोट कर लो ये सब, रख दो। चलो एक हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान। देखो या इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, या इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु भार, ठीक है ना। या तो आप इसको क्या कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं, इसी को परमाणु भार भी कह सकते हैं। तो लिखो, सुनो, लिख लो, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को याद कराना। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों किसे प्रदर्शित करते हैं, P से, न्यूट्रॉनों के अंश से। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इसे हमने प्रदर्शित किया, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर सूत्र जरूर लिख लेना कि परमाणु सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र में लिख लेना परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या जो आपकी इच्छा हो प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, याद करो। आपसे कोई भी पूछा कि क्या होता है इसके बारे में बता सकते हैं कि सर किसी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, हालांकि इसका मात्रक m ही होता है, ठीक है ना, या U से प्रदर्शित करता है। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, जब योग कहा है ना इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया, लिखो। अच्छा, चाहे परमाणु क्रमांक लिखो, चाहे प्रोटॉनों की संख्या लिखो, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखो, सब एक समान होता है। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करता है। चाहे तो यहाँ पर A भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लो, इसको J लिख लो, इसे भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं और आपको खुद निकाल करके दिखाना है कुछ उदाहरण, ठीक है। मान लो उदाहरण में दे दिया कि 11 सोडियम 23 है और 12 मैग्नीशियम 24 में इलेक्ट्रॉनों, क्षमा कर दो, प्रोटॉनों और
न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। कुछ बात समझिए। 11 सोडियम 23 है और 12 मैग्नीशियम 24 में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताना। इधर सुनो, अब लिखो मत, खाली सुनो, चलो समझना। देखो हल करो। कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पर दे दिया गया है 11 सोडियम 23। कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूँ। ऊपर वाला हमेशा परमाणु भार होता है, इसको ध्यान रखना। ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला, तभी आप पढ़ के ही आ रहे हैं ना परमाणु क्रमांक होता है। सुनो क्या क्या आपको मालूम हो चुका है। यहाँ पर मालूम हो चुका है परमाणु क्रमांक कितना है, 11 मालूम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है कितना है, हाँ, जितना परमाणु क्रमांक जो उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। ई पर माइनस लिख देना 11। प्रोटॉनों की संख्या हाँ 11 ही होगा। दिमाग एकदम अच्छा से 11 लिख लो। चलो परमाणु भार कितना है इसमें, 23 है। अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या पूछूंगा तब तो कहेंगे सर आपको तो मालूम ही नहीं है। तो ये बराबर एक सूत्र बताए कि नो Z प्लस M। अच्छा आप लिखे ऐसे, ये बोला Z। अरे यार परमाणु भार K से, परमाणु क्रमांक को Z से और न्यूट्रॉनों की संख्या के N से, हो तो गया। अब ये आपको मालूम है 23, तो 23 रख दो। देखो ना ये कमान है, क्या मालूम है 23। परमाणु भार K से प्रदर्शित करता है। Z आपको मालूम है 11 दिया परमाणु क्रमांक को Z से। N आपको निकालना है, इधर कर दो 23 माइनस 11 बराबर N बराबर आ जाएगा 12। N बराबर कितना आ गया, पहले समझो एक बार और बढ़िया से। जिससे क्या होता है ना कॉम्पिटिशन में या आपके पेपर में भी सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि 11 सोडियम 23 है और 12 मैग्नीशियम 24 में इलेक्ट्रॉनों जिसको E कहते हैं, इसको प्रोटॉनों जिसको P कहते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो 11 सोडियम 23 है, तो नीचे वाला जो होगा उसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहेंगे 11। इसी को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इसी को प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, वो भी 11। और ऊपर वाला जो 23 देख रहे हैं, उस 23 को हम लोग कहते हैं परमाणु भार। देखो जो 23 है उसको क्या कहते हैं, परमाणु भार। तो परमाणु भार आपने 23 लिखा। ये तो देखो इतना आपको 4 चीज़ मालूम हो चुका है। 1 2 3 4, एक नहीं मालूम है, एक न्यूट्रॉनों की संख्या। कब एक ट्रिक बताते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो ऊपर में से नीचे वाला घटा देना हमेशा। न्यूट्रॉनों की संख्या डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हैं। ये 3 तो एकदम आप हमेशा देख कर बता सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा आप घटा कर ही बता सकते हैं। तो सूत्र से बता दीजिएगा कि A बराबर होता है Z प्लस N। ये जो होता है परमाणु भार होता है, Z परमाणु क्रमांक होता है, N न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो A बराबर 23 लिखा गया, Z का मान 11 प्लस N। इधर है तो माइनस 11, 23 में से 11 तो घट गया तो 12 आ जाए। N का है, किसने खोज किया था न्यूट्रॉनों को, चैडविक ने किया था ना। चलो यही अगले इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या दिया है सेकेंड वाला में, 12 मैग्नीशियम 24। बताओ Z का मान कितना होगा, Z का है परमाणु क्रमांक कितना होगा बताओ 12। P का मान कितना होगा 12, E का मान कितना होगा 12, A का मान कितना होगा 24, N का मान कितना होगा, तो हो तो गया। N का मान 24 में से 12 घटा दो तो इसका भी 12 आ जाएगा। ये हमारा काम है। तो सवाल समझ में आए। अच्छा इसको नोट कर लो और कुछ बना कर लेकर आना। आपको यहाँ पर देते हैं 6 कार्बन 13 है, 7 नाइट्रोजन 14 है और 8 ऑक्सीजन 16 है, 9 फ्लोरीन 17 है और 10 नियान 20 है। यह आपको सवाल को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार निकालिए। लिख लो। अच्छा क्वेश्चन आपका है, आपको हल करके आना। आणविक द्रव्यमान। अच्छा ज़्यादा सोचो, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, ठीक है ना। देखो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं।
आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक AMU या U होता है। AMU का पुराना एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान संहति कहते हैं। ठीक है, पहले सुनो, पहले समझो इसको तब लिखना। अब देखो क्वेश्चन एक हम लोग लेते हैं उदाहरण में, तो बढ़िया से समझना, लिखना नहीं आपको, समझिए पहले। H2O CH4 NH3 C2H5OH CO2 और CH3OH NH2 CO NH2 Na2CO3 Na2CO3 10H2O और NaHCO3 NaCl NaOH का आणविक द्रव्यमान बताइए। पहले तो हम आपको बता दें, नंबर 1 यहाँ पर लिख लो H2O, नंबर 2 यहाँ पर लिख लो CH4, नंबर 3 यहाँ पर लिख लो C2NH3, नंबर 4 यहाँ पर लिख लो C2H5OH, नंबर 5 यहाँ पर लिख लो CO2, नंबर 6 CH3OH, नंबर 7 NH2 CONH2, 8 Na2 CO3, 9 Na2CO3 into 10H2। बाकी तो जो बचा है उसको लगा ही सकते हो तुम लोग। क्या सबका जितना लिखा गया नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, ये तो नीचे वाला आप लगाएंगे, ऊपर वाला बता, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, चलो इसको निकालो। कहाँ निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान। पहले समझो, लिखना मत, खूब समझो। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1, नीचे 2 है तो 2 लिख लो यहाँ पर, प्लस 16 कर लो, 2 का 16 18 AMU आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? CH4 का मेथेन। मेथेन का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। बताओ कार्बन कितना होता है? 12 होता है। तो परमाणु भार हम लोग भर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 2 गुना। हाइड्रोजन का 1 4 है तो 4, तो 12 4 16 AMU आएगा। इसका चलो, इसका क्या नाम होता है? अमोनिया। चलो यन का कितना? 14, 1 × 3 14 3 17 AMU आ गया। इसका हो कार्बन कितना? 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 × 24 और 5 29 और 16 35 36 आ जाएगा। 36 AMU। इसका नाम क्या होगा? याद है ना? एथिल अल्कोहल। इसका क्या नाम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन कितना होगा? 12 16 × 2 44 हो जाएगा। 44 AMU। इसका क्या नाम होगा? बहुत जहरीला पदार्थ है ये, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाए? 12 × 12 3 15 16 31 1 32 AMU आ जाएगा। तो समझे, सीखे, एक बार समझ लो। हम परमाणु भार रख करके
परमाणु आपने लिखा भी है ना, सभी तत्वों के किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलो मान लो एक यौगिक आपके पास हुआ जल, जल एक यौगिक है और जल में जितने भी तत्व हैं एच है ओ है, तो उनके सारे परमाणु भार को जोड़ दो। इसका परमाणु भार कितना होता है, एक, नीचे 2 है तो 2 लिख लो, प्लस कर लो, ऑक्सीजन के 16 जोड़ लो 18 आ जाएगा। तो समझ गए हो ना, परमाणु भार रख कर ही हम लोग बना रहे हैं परमाणु क्रमांक। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 2 गुना होता है, तो मैं रख करके बना लेगा। तो इसको नोट कर लो तब आगे बढ़ते। समस्थानिक आ जाओ, समस्थानिक देख लो। किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो उसे समस्थानिक कहते हैं। पहले समझ लेना तनी, सुनो उदाहरण में खूब बढ़िया से पहले समझो। मान लो हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन। क्या तत्व है, हाइड्रोजन, या इधर और इधर से लिखते हैं हाइड्रोजन। मान लो एक तत्व है हमारे पास, ये तत्व के नाम में लिखा हूँ कार्बन। एक तत्व है हमारे पास नाइट्रोजन। एक हमारे पास तत्व है क्लोरीन। देखो कुछ फेमस तत्वों के बारे में हम बता दें। आपसे प्रश्न कैसे पूछा है, पहले लिख देते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक अगर बात करेंगे हम तो 1H पर 1 लिख लेंगे, 1H पर 2 लिख लेंगे, 1H पर 3 लिख लेंगे। इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा, प्रोटियम। इसका नाम होता है 2 है ना ऊपर, इसलिए ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। इसका नाम होता है ट्राइटीरियम या ट्राइटियम, क्या आपकी इच्छा होगा। कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13। नाइट्रोजन का होता है 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15। क्लोरीन का होता है 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। अपने समझो। देखो हमने आपको बताया कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि देखो किसी तत्व के वे परमाणु, देखो एक तत्व है ना, किसी तत्व के ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, और इसके परमाणु ये हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो कहें किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। देखो इसका देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक उपस्थित है, तीनों का परमाणु क्रमांक देखो सेम है, एक 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 है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन परमाणु भार तीनों का अलग अलग। देख रहे हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3। समझ रहे बात को। माने हाइड्रोजन एक तत्व हुआ और इसके 3 समस्थानिक हुए, 1 2 3, और तीनों का परमाणु क्रमांक सेम, ये परमाणु भार अलग अलग। कार्बन हुआ तो कार्बन के 2 परमाणु, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, ये परमाणु भार अलग अलग। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक आता है, प्रश्न में से ही पूछ सकता है कि कार्बन के समस्थानिक का नाम लिखिए, नाइट्रोजन के समस्थानिक का नाम लिखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाई बहुत फेमस है। क्लोरीन तो आप एकदम याद रखिए, बहुत फेमस है। 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37 याद करते हैं, तो नोट कर लीजिए। समभारिक, देखो जब अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा परमाणु भार एक समान हो तो
इसे समस्थानिक कहते हैं, समभारी कहते हैं, समभारी कहते हैं। जब अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तथा परमाणु भार एक समान हो उसे समभारी कहते हैं। समझ लो पहले देखो, ये उदाहरण बहुत फेमस है। उदाहरण नंबर 18, 19, 20। 18 का आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसका कितना होता है 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। अच्छा, एक और बहुत फेमस उदाहरण है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन और कार्बन। 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। और आपने कहा है कि देखो, इसमें तत्व की बात करेंगे, परमाणु की बात नहीं करेंगे। देख रहे हैं कि जब अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग, देखो इसका परमाणु क्रमांक अलग है 18 है, इसका 19 अलग है, इसका 20 अलग है, लेकिन परमाणु भार देखिए सबका समान है, इसीलिए हम इसको समभारी कहते हैं। तो वे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार एक समान हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, समभारी कह देते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट हो गया? हाँ, क्या बात है। आ जाओ, देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। मिटा दे इसको, चलो हेडिंग बना लो, औसत परमाणु द्रव्यमान। तुम्हारे पास हेडिंग आ रहा है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो लिखो, किसी परमाणु के आपेक्षिक बाहुल्यता तथा परमाणु द्रव्यमान के औसत औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो किसी परमाणु के आपेक्षिक बाहुल्यता तथा परमाणु द्रव्यमान की औसत को औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण आपकी किताब में दिया है, थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। आ जाओ, देखो यहाँ लिखा गया है, किताब में आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है समस्थानिक। इस तरीके से आपका बनाया गया है, 3 खाना है, यहाँ पर आपका समस्थानिक लिखा गया है और यहाँ पर आपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत में, और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक में 12 कार्बन है, 13 कार्बन है, 14 कार्बन है। इसकी मात्रा है 98.892। इसकी मात्रा 1.108। इसकी मात्रा 2 × 10⁻⁻10। इसका दिया है 12। इसका दिया है 13.00335। इसका दिया है 14.00317। और इसी से पूछा है कि औसत परमाणु द्रव्यमान बताइए कितना होगा। तो देखो, तो समझ लो क्या पूछा, यहाँ से लिखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा। तो इसकी जो बाहुल्यता है, देखो ये है माने 98.892 है। इसकी गुणा 12 में करेंगे प्लस, ये 0.108 है गुणा 13.00335 प्लस 2 × 10⁻10 है गुणा 14.00317।
अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, गुणा करके पूरा कर जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 12.011 यू आ जाएगा। ये सीखो AM कर कुछ सीखे समझो। माने आपके अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें दिया रहेगा, यहाँ समस्थानिक लिख देगा। देखो समस्थानिक है ना, क्यों समस्थानिक है, यहाँ भी 6 होता है। जगह समस्थानिक की पहचानने की बात है तो यहाँ कार्बन तो 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। लेकिन परमाणु भार इसका 12 है, इसका 13, इसका 14। अपेक्षिक बहुलता दे दिया है तीनों का, कार्बन 12 का भी, कार्बन 13 का भी, कार्बन 14 का भी। परमाणु द्रव्यमान दे दिया है ये इन सब का, और औसत परमाणु द्रव्यमान ये दोनों दिया रहेगा। औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो जो अपेक्षिक बहुलता है वह और ये परमाणु द्रव्यमान गुणा कर देंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा 12.011 MU। तो नोट कर लो इसको, ठीक है। बना लो मोल, MOL ये ना होता है, ई इसमें नहीं होता। देखो किसी पदार्थ का एक मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, उसकी वह मात्रा है जिसमें उतना ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतना ही कण उपस्थित होते हैं जितने कण 12 समस्थानिक ठीक 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। जितने कण कार्बन 12 समस्थानिक में, ये समस्थानिक पढ़ रहे हैं, समष्टि के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। थोड़ा सा एक सूत्र लिख लेना, सूत्र में कि मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार से निकाला जाता है। तब एक लास्ट मोलर द्रव्यमान, तब अब न्यूमेरिकल आपको देंगे लगा के लिखना है मोलर द्रव्यमान। इसको लिख लेना मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त करना, किसी पदार्थ के एक मोल में एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम होता है। देखो किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम होता है। याद रखना हमेशा मोलर द्रव्यमान की मात्रा की। पहला क्वेश्चन देखो 58 ग्राम 98.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या बताइए। मोलों की संख्या बता दो। दूसरा लिखना 100 ग्राम CH2O5OH में मोलों की
संख्या बताइए। आज का यही सवाल रहेगा आपके लिए। तीसरा है 108 ग्राम 108 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताइए। 4 नंबर लिखो, 5 नंबर लिखो, 6 नंबर लिखो, 7 नंबर लिखो, 8 नंबर लिखो, 9 नंबर लिखो, 10 नंबर लिखो। 60 ग्राम Na2CO3 में मोलों की संख्या बताइए। डाइजेस्ट करते चलना। 500 ग्राम Na2CO3 में मोलों की संख्या बताइए। 80 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या बताइए। 60 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए। 80 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए। 200 ग्राम CH3OH में मोलों की संख्या बताइए। 500 ग्राम Na2CO3 में मोलर संख्या बताइए। कितना सवाल आपके पास है? सब में सवालों में मोलों की संख्या आपको निकालना। 100 ग्राम पहले तो आया 18.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या निकालना है। 100 ग्राम C2H5OH में भी मोलों की संख्या निकालना है। एक फार्मूला होगा बस, भार बटा अनुभार से लगा देना। सवाल में जितना देख रहे हो, ये भार है, ये भी भार है, ये भी भार है, ये भी भार 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 ग्राम दिया है तो सब भार दिया है। आसाम से अणुभार निकाल लेना और भाग दे देना आंसर आएगा। बोलो, लगा लोगे? एक बता दे। चलो यहाँ पर बताते हैं। एकदम छोटा सा जगह है यहाँ पर। पहला अगर देख रहे हो तो भार दे दिया इतना। भार आपके पास कितना है? 58.5। NaCl का अणुभार निकाल लो। NaCl का अणुभार बताओ। Na का कितना होता है? 23। निकाले ना, अणुभार भी आप निकाले थे। आणविक द्रव्यमान को ही अणुभार कहते हैं, ध्यान रखना। Na कितना होता है? 23 प्लस Cl का 35.5 जोड़ दो तो 58.5। चलो अब मोलों की संख्या निकालना है। मोलों की संख्या तो भार बटा अणुभार से लगा दो। भार तो मौजूद है ना, 58.5 अणुभार है 58.5। एक मोल आपका आंसर है। सीखे? लाजवाब क्वेश्चन था। पूरा लगा लेना है कि पूछोगे तुम लोग कैसा लगता है।